जरा सोचिए, जब देश में चुनाव होते हैं तो आम जनता लाइन में लगकर वोट डालती है, लेकिन जब देश के सबसे बड़े पद यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो हम और आप वोट क्यों नहीं डालते? सही बात है। अगर भारत एक पूर्ण लोकतंत्र है तो राष्ट्रपति का चुनाव सीधा क्यों नहीं होता? मतलब डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं? हाँ, यही तो। और एक और मिस्ट्री है इसमें। बिल्कुल। और क्या आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश के एक एमएलए के वोट की कीमत सिक्किम के एक एमएलए के वोट की कीमत से बिल्कुल अलग होती है? ऐसा क्यों? ये सुनकर तो कोई भी कंफ्यूज हो जाए। इसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल। और आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आज हम आर्टिकल 54, 55, 58, 62 और 71 को डीकोड करेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज का ये जो पूरा रहस्य है उसे समझेंगे। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे जरूरी केस लॉज भी देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा था, देश को एक नॉमिनल हेड चाहिए था, पर अगर राष्ट्रपति को डायरेक्ट चुना जाता तो दिक्कत क्या थी? देखिए, अगर डायरेक्ट चुनाव होता तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की शक्तियों में भारी टकराव हो सकता था। मतलब दोनों बोलते कि हम जनता के चुने हुए नेता हैं। बिल्कुल, दोनों के पास जनता का मैंडेट होता और चुनाव का खर्च भी बहुत ज्यादा होता। इतने बड़े देश में एक नॉमिनल हेड के लिए करोड़ों का खर्च। वो तो प्रैक्टिकल नहीं है। तो फिर राष्ट्रपति को चुनता कौन है? यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 54 की, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है। इलेक्टोरल कॉलेज, ये क्या होता है? मतलब इसमें कौन लोग शामिल होते हैं? देखिए, इसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड एमपीज शामिल होते हैं और सभी राज्यों के इलेक्टेड एमएलएज। अच्छा, सिर्फ इलेक्टेड। हाँ, सिर्फ इलेक्टेड। और बाद में 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी के इलेक्टेड एमएलएज को भी इसमें शामिल कर लिया गया। एक चीज समझ नहीं आई मुझे, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स को क्यों बाहर रखा गया है और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लोग क्यों नहीं हैं इसमें? सिंपल बोलूं तो इमेजिन करो एक ऐसा वीआईपी क्लब जहां सिर्फ जनता द्वारा चुने गए लोगों की ही एंट्री है। नॉमिनेटेड मेहमानों को वहां अंदर जाने की परमिशन नहीं है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति खुद राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। अगर वो लोग भी वोट देंगे तो ये तो फेवर वाली बात हो गई ना। अरे हाँ, ये तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ये डाउट लॉ स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन है। बिल्कुल। और अगर आप लोगों को भी पहले ये कंफ्यूजन था तो अभी वीडियो लाइक करें और कमेंट में बताएं। तो वोटर्स तो फिक्स हो गए, लेकिन अब एक और सवाल उठता है। क्या? मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा मतलब असेंबली भंग हो चुकी हो, यानी इलेक्टोरल कॉलेज में वैकेंसी हो, तो क्या तब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा या वो चुनाव रुक जाएगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये असल भी हो चुका है। चुनाव नहीं रुकता है। चुनाव नहीं रुकता, लेकिन उस राज्य के लोग तो। हाँ, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। ये मामला 1974 में सुप्रीम कोर्ट तक गया था। केस का नाम है इनरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1974। अच्छा, तो फैक्ट्स क्या थे इस केस के? फैक्ट्स ये थे कि गुजरात विधानसभा भंग हो चुकी थी और सवाल था कि क्या इलेक्टोरल कॉलेज में वैकेंसी होने पर चुनाव की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट किया कि इलेक्टोरल कॉलेज में वैकेंसी होने से राष्ट्रपति का चुनाव अपने आप अमान्य मतलब इनवैलिड नहीं हो जाता। मतलब किसी एक राज्य की वजह से पूरे देश का चुनाव नहीं रुक सकता? बिल्कुल। एग्जाम में बस ये लाइन लिखनी है, वैकेंसी इन इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इनवैलिडेट द इलेक्शन। ये तो बहुत क्लियर हो गया। तो वोटर्स तय हो गए और वैकेंसी वाला डाउट भी सॉल्व हो गया। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव लड़ कौन सकता है? क्या कोई भी आम इंसान राष्ट्रपति चुनाव का पर्चा भर सकता है? यहाँ संविधान एक बहुत बड़ा फिल्टर लगाता है ना? एकदम सही। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यताओं की बात करता है। शर्तें क्या हैं? बहुत बेसिक सी शर्तें हैं। भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ का पद होल्ड ना करता हो। हाँ, बिल्कुल। पर ये तो बहुत लोगों पर लागू होता है। हाँ। तो फिल्टर कहाँ है? असली फिल्टर है नॉमिनेशन रूल। फॉर्म भरने के लिए 50 इलेक्टर्स प्रस्तावक यानी प्रपोजर होने चाहिए और 50 इलेक्टर्स समर्थक यानी सेकेंडर्स होने चाहिए और साथ ही 15,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी होती है। एक सेकंड रुको, 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक, इसका मतलब है कि आपके पास कम से कम 100 एमपीज या एमएलएज का सपोर्ट होना चाहिए। हाँ, वो भी सिर्फ फॉर्म भरने के लिए? बिल्कुल। ये इसलिए किया गया ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने से रोका जा सके। ये तो बहुत बड़ा ट्रैप है।
किसी आम आदमी के लिए 100 MLAs जुटाना तो नामुमकिन है। और इसी बात पर एक मशहूर केस है, चरण लाल साहू वर्सेस नीलम संजीवा रेड्डी। ये 1978 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें क्या हुआ था? इसमें एक कैंडिडेट ने इसी 50-50 रूल को चैलेंज किया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नॉमिनेशन प्रोसेस और इलेक्शन की वैलिडिटी को पूरी तरह स्पष्ट किया। मतलब कोर्ट ने कहा कि ये रूल सही है? हाँ, उन्होंने कहा कि इतने बड़े पद के लिए सीरियसनेस जरूरी है। तो याद रखने के लिए कीवर्ड है 50-50 रूल प्लस 35 एज। तो 50 प्रपोजर्स प्लस 50 सेकेंडर्स इक्वल टू 100 सपोर्टर्स सिर्फ नॉमिनेशन के लिए, ये तो पक्का याद रहेगा। तो कैंडिडेट भी मिल गया, वोटर्स भी मिल गए, लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती है। अब क्या प्रॉब्लम है? असली सरदर्द तो वोट की गिनती है। हाँ, कैसे? देखिए, हर राज्य की जनसंख्या अलग है, तो क्या हर एमएलए के वोट की वैल्यू समान होगी? कोर्ट ने यहाँ एक अनपेक्षित अनएक्सपेक्टेड अप्रोच ली। अच्छा, ये आर्टिकल 55 है ना, वोटों का मूल्य और समरूपता। हाँ, प्रॉब्लम ये थी कि संघीय ढांचा यानी फेडरल बैलेंस को कैसे बनाए रखा जाए, जहां केंद्र और राज्यों के बीच बराबरी हो। तो आर्टिकल 55 दो चीजें सुनिश्चित करता है, राज्यों के बीच यूनिफॉर्मिटी और केंद्र राज्यों के बीच पैरिटी। बिल्कुल, और इसके लिए एक फॉर्मूला है। एमएलए के वोट की वैल्यू निकालने के लिए स्टेट पॉपुलेशन को टोटल इलेक्टेड एमएलए से डिवाइड करते हैं, और फिर जो रिजल्ट आता है उसे 1000 से डिवाइड करते हैं। अगर फ्रैक्शन 500 से ऊपर हो तो 1 जोड़ देते हैं। बाप रे, तो पूरा गणित है। हाँ पर एक बात बताइए, पॉपुलेशन तो हर साल बदलती है, जी, तो कौन सी पॉपुलेशन देखते हैं? यही तो कैच है। जनसंख्या का आधार 1971 सेंसस है। 1971? लेकिन हम तो 2026 के आसपास हैं। हाँ, इसे 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 के तहत 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है। ओहो, और एमपीज के वोट की वैल्यू कैसे निकलती है? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलएस डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमपीज। जरा इमेजिन करो, अगर सीधे हर एमएलए का एक वोट मान लिया जाए तो ज्यादा विधायकों वाले राज्य हमेशा राष्ट्रपति तय कर देंगे। बिल्कुल, इसलिए वोट की वैल्यू उस राज्य की 1971 के जनसंख्या पर निर्भर करती है। तो अंत में देश के सभी एमएलएस के टोटल वोट्स की वैल्यू सभी एमपीज के वोट्स की वैल्यू के बराबर होती है। इसे कहते हैं परफेक्ट फेडरल बैलेंस। फॉर्मूला तो समझ आ गया, लेकिन जब वोटिंग मशीन ही नहीं होती तो वोट डालते कैसे हैं? यहाँ आता है भारत के चुनाव का सबसे जटिल और सीक्रेट सिस्टम। तो इसमें सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ चुनाव का तरीका है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। हाँ, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एसटीवी और सीक्रेट बैलेट। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट काम कैसे करता है? और मैंने सुना है कोई पार्टी व्हिप भी जारी नहीं कर सकती। सही सुना है आपने, कोई भी राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकता। इलेक्टर्स बैलेट पेपर पर 1, 2, 3, 4 के रूप में अपनी प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस लिखते हैं। अच्छा, मतलब नंबर 1 चॉइस, नंबर 2 चॉइस, ऐसे? बिल्कुल, सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट गिने जाते हैं। अगर कोई रिक्वायर्ड कोटा तक नहीं पहुंचता, रिक्वायर्ड कोटा मतलब 50% से ज्यादा? हाँ, तो अगर कोई वहां तक नहीं पहुंचता तो सबसे कम वोट वाले कैंडिडेट को हटा दिया जाता है, एलिमिनेट कर देते हैं। तो उस एलिमिनेटेड कैंडिडेट के वोट्स का क्या होता है? वो तो वेस्ट हो गए। नहीं, वेस्ट नहीं होते। उसके वोट्स दूसरी प्राथमिकता यानी नेक्स्ट प्रेफरेंस के आधार पर बाकी कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पहले नंबर पर शाही पनीर चाहिए, और अगर शाही पनीर खत्म हो गया है तो आप कहेंगे कि दूसरे नंबर पे दाल मखनी ले आना। आपका ऑर्डर वेस्ट नहीं होता, ट्रांसफर हो जाता है। क्या बात है, एकदम सटीक एग्जाम्पल है। क्या आप लोगों को एसटीवी का ये रेस्टोरेंट वाला उदाहरण समझ आया? अगर हाँ, तो वकील साहब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और इस सिस्टम पर भी एक केस लॉ है, 2012 का पीए संगमा वर्सेस प्रणब मुखर्जी। इस केस में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट में इस चुनाव के तरीके को चैलेंज किया गया था, पर कोर्ट ने चुनौती को खारिज कर दिया और इलेक्शन प्रोसेस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कायम रखा। मतलब ये सिस्टम पूरी तरह से वैध है। तो अब वोट ट्रांसफर हो गए, राष्ट्रपति चुन लिए गए। हाँ, लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? और अगर चुनाव में ही कोई गड़बड़ी का आरोप लगे तो क्या पुलिस के पास जाएंगे या हाई कोर्ट? चलिए इस पर आते हैं। आर्टिकल 60 कहता है कि राष्ट्रपति संविधान को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की शपथ लेते हैं। और ये शपथ दिलाता कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या उनकी गैर मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज। अच्छा,
और कार्यकाल कितना होता है? आर्टिकल 56 के हिसाब से 5 साल का कार्यकाल होता है और री-इलेक्शन अलाउड है। और अगर अचानक से सीट खाली हो जाए? तो आर्टिकल 62 काम आता है। डेथ, इस्तीफे या महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के कारण अगर सीट खाली होती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव होना जरूरी है। 6 महीने की डेडलाइन है। और वो जो मेरा सवाल था चुनाव के विवाद वाला, उसके लिए आर्टिकल 71 है। ये सबसे क्रूशियल है। क्यों? इसमें क्या खास है? इसमें स्पष्ट है कि राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े किसी भी विवाद को सुलझाने का एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। मतलब किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते? बिल्कुल नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट, और उनका फैसला अंतिम होता है। तो विजुअल रिकॉल के लिए याद रखें, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिला रहे हैं आर्टिकल 60 के तहत। और अगर चुनाव में कोई लड़ाई हुई तो केस सीधा सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग में जाएगा आर्टिकल 71 के तहत। तो वीडियो की शुरुआत में हमने जो पूछा था कि डायरेक्ट चुनाव क्यों नहीं होता, उसका फाइनल क्लोजर अब मिल गया है। हाँ, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं को पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाए रखना था, जहां असली पावर प्रधानमंत्री के पास होती है। अगर डायरेक्ट चुनाव होता तो न सिर्फ करोड़ों का खर्च बढ़ता, बल्कि 2 डायरेक्ट चुने हुए नेताओं के बीच शक्तियों का भयंकर टकराव होता। बिल्कुल सही। तो आज हमने देखा आर्टिकल 54 यानी इलेक्टोरल कॉलेज, और आर्टिकल 55 जहां एसटीवी और वोटों की वैल्यू का फॉर्मूला है, और साथ ही इन रे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1974 का ऐतिहासिक जजमेंट। लॉ स्टूडेंट्स ध्यान दें, एग्जामिनर आपसे इस टॉपिक से ये 3 सवाल जरूर पूछ सकता है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। पहला सवाल, एक्सप्लेन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल्स 44 एंड 55। दूसरा सवाल, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। और तीसरा, हाउ इज द वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमपीज एंड एमएलएज डिटरमिन्ड, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। आंसर राइटिंग में पैरिटी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स और 1971 सेंसस के पॉइंट्स हाईलाइट करना मत भूलना। ये बहुत जरूरी कीवर्ड्स हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज के लिए वकील साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।